अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 22 स्टार्ट करते हैं जी, FAR2 कैप 5। अच्छा जी, ये एक क्वेश्चन था आपके होमवर्क में, IS 38 का डिस्कस होने से रह गया था। टेस्ट भी डिस्कशन कर लेते हैं इंशाल्लाह। Sakib Limited began researching and developing an intangible. Following is a summary of costs that the R&D department incurred each year. एक इंटेंजिबल के ऊपर रिसर्च डेवलपमेंट चल रही है और 3 साल तो नज़र आ रहे हैं कि ये चल रही है 3 साल से, ठीक है ना। बाकी सवाल पढ़े बगैर अगर इतनी ही बात हो तो लग इस तरह से रहा है कि ये 11 में प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, 12 में भी चलता रहा और शायद 13 में ख़त्म हो रहा है। आगे मैंने नहीं पढ़ा अभी। कितने बच्चों ने ये अटैम्प्ट किया हुआ है क्वेश्चन? अच्छा, ये क्वेश्चन बैंक 6 है इंटेंजिबल्स का, पेज 35 पे। ये पुराना होमवर्क था, डिस्कस होने से रहा हुआ था, मैंने कहा चलें ये कर लेते हैं। नहीं है पेज 35 पे? अच्छा, ये पुराने वाले नोट्स थे। सही वाला पेज 42 है जी, नई बुक का जो प्रिंट 242 है जी, 242 पेज 242। ये वो नोट्स वाला पेज है जो पहले आपको हार्ड में दे दिए थे, उस वक्त बुक को प्रिंट नहीं ना हुई थी, नए नंबर नहीं आए थे। ये पुराने पेज नंबर जी, पेज 242 के ऊपर क्वेश्चन है। ये होमवर्क दिया था, ये रह गया था डिस्कस होने से। अच्छा सवाल है, ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अब सिर्फ इतनी सी बात देखकर महसूस ऐसे हो रहा है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो 11 में शुरू हुआ, 12 में भी चलता रहा और शायद 13 में ख़त्म हुआ है। बाकी हो सकता है कि ऐसा ना हुआ हो, 13 में ख़त्म ना हुआ हो, लेकिन 11 में शुरू हुआ ये तो पता लग रहा है। अब ये जो दरमियान वाले साल को छोड़कर अगर आप देखें ना, 11 और 13, ये 11 और 13 हमेशा रिस्की साल हुआ करेंगे। अगर वो इस तरह की बात कर दे कि कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट ईच ईयर, ठीक है, तो फिर आपको ये देखना पड़ा करेगा कि अगर 2011 के अंदर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो 2011 के अंदर किस दिन स्टार्ट हुआ, क्योंकि जिस दिन स्टार्ट होना है उस दिन से ये कॉस्ट लेनी है। मिसाल के तौर पे ये खर्चा जो है, ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्चे जो इनकर होना शुरू हुए, ये 1 फरवरी 2011 से शुरू हुए। तो अगर आपको इस कॉस्ट को बांटना पड़ेगा तो इसको 180 डिवाइडेड बाय 11 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स जो चाहिए होंगे, ठीक है ना। बस बात समझ आई है? पूरे 12 महीने का खर्चा ना हो तो डिवाइड बाय 12 तो नहीं करते, ठीक है। तो एक तो पहला साल रिस्की होता है, ठीक है, और दूसरा आखिरी साल भी इसी तरह से रिस्की होता है। इसके अंदर भी हमने ये देखना होता है कि ये प्रोजेक्ट पूरा साल चला या किसी वक्त बीच में बंद हो गया। मिसाल के तौर पे ये प्रोजेक्ट जो है वो आखिरी साल में 31 अक्टूबर पे ख़त्म हो गया, तो ये फिर 10 महीनों का खर्चा है। अगर इसको बांटना पड़ा तो डिवाइड बाय 10 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स जो चाहिए होंगे वो करेंगे, ठीक है ना। ये तो जनरल बात होगी। अच्छा, अब पढ़ते हैं ज़रा। एक तो जी इवनली इनकर हुए हैं खर्चे, ठीक है जी, इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द ईच ईयर। अच्छा, अब वो कहता है इंक्लूडेड इन द कॉस्ट इनकर्ड, ठीक है, वो थ्रू आउट द ईयर उसने बोल दिया, इसलिए ये टेंशन तो खत्म हो गई हमारी, ठीक है, कि ये किसी वक्त दरमियान में हुए हैं। इसका मतलब यही है कि ये पूरे साल के ही खर्चे हैं। थ्रू आउट द ईयर वो कह रहा है, इवनली इनकर हुए हैं और थ्रू आउट द ईयर हुए हैं। इसका मतलब ये 1 जनवरी से शुरू हुआ होगा। अगर ये बात ना होती तो वो बताता, तो हम मंथ्स फिर उसी हिसाब से ले लेते, ठीक है ना। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है कि इंक्लूडेड इन कॉस्ट इन 2011, ये इस 280 की बात कर रहा है। इसके बारे में क्या 180 की बात कर रहा है, इसके बारे में कह रहा है इस 180 में शामिल है इंक्लूडेड इन कॉस्ट इनकर्ड, पढ़ो ना, इंक्लूडेड इन द कॉस्ट इनकर्ड इन 2011, इसी की बात कर रहा है ना, ठीक है। आर एडमिन कॉस्ट ऑफ 60,000 that are not considered to be directly attributable। ये बात तो हमने की हुई है ना कि अगर ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो जाए तो चाहे एडमिन हो हम उनको कंसिडर करते हैं, इंटेंजिबल की कॉस्ट में लेते हैं। लेकिन अब मसला क्या है? मसला ये है कि इस 1,80,000 में 60,000 तो है ही, क्या बोलो, एडमिन कॉस्ट है, तो वो तो यहाँ से कर देंगे हम माइनस। बाकी कितना बच गया? 1,20,000। अब इस 1,20,000 को कहा जा सकता है कि ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। वो अगली बात अलग है कि अब इसमें से रिसर्च कितनी है, डेवलपमेंट कितनी है, डेवलपमेंट में अच्छी वाली कितनी है, बुरी वाली कितनी है, वो बात की बात है। लेकिन पहले ये तो पता लगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेट होने वाला खर्चा 120 है। 60,000 को तो वैसे ही आपने क्या कर देना था, इग्नोर, ठीक हो गया। अब आगे वो कहता है, क्या कहता है जी? कहता है कि फर्स्ट 2 months ऑफ द ईयर,
वर डेडिकेटेड टू रिसर्च। ठीक है, यानी आप कहेंगे कि इस 1,20,000 में से, अब ये पूरे 12 महीनों का है, ठीक है ना, 1,20,000 में से 120 लिख दूं, 120 जो है ये कितने महीनों का है, 12 महीनों का। ऐसे नहीं पसंद आता तो ऐसे लिख लिया करें, ये 120 को डिवाइड करेंगे 12 महीनों से तो ये पर मंथ आ गया, इनटू कितने महीने, ये 2 महीने। ये क्या है, ये रिसर्च है। ठीक है, रिसर्च एक्सपेंस। उसके बाद आगे कहता है देन डेवलपमेंट बिगेन, यानी यकम मार्च से, और फ्रॉम डेवलपमेंट बिगेन फ्रॉम यकम मार्च, बट ऑल 6 क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट वर ओनली मेट ऑन 1 अप्रैल। तो इसका मतलब मार्च और अप्रैल कोई नहीं है, तेजी में पर्चे में ये हो सकता था। ठीक है, तो 120 बटा 12 महीने इंटू 1 मंथ, मैं भी 2 लिख रहा हूं, 1 मंथ। ये क्या है जी, ये डेवलपमेंट एक्सपेंस है। ठीक है जी, डेवलपमेंट एक्सपेंस। तो ये रिसर्च एक्सपेंस हो गया और ये डेवलपमेंट एक्सपेंस हो गया। ठीक है जी, और बाकी बच गया जी जितना भी है 120 डिवाइडेड बाय 12 मंथ इंटू 9 मंथ्स, कितना बनता है, ये 90 जो है ये अब हमारा इंटेंजिबल है। ठीक है जी, ये 90 क्या है, क्योंकि 6 क्राइटेरिया इस दिन मीट हो गए। अच्छा जी, चलें, ये तो पता लग गया। और ये भी पता लग गया कि 11 के अंदर ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था ना, तो ये इंटेंजिबल जो बना है ये मुकम्मल अभी नहीं हुआ क्योंकि अभी प्रोजेक्ट चालू है, तो ये इंटेंजिबल CWIP है। ओके, यानी इसको ईयर एंड के ऊपर अगर डाटा गिवन हो तो हम किससे गुजारते हैं, इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारते हैं। 3 चीज़ों को इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारा जाता है ना, जिनमें एक इंटेंजिबल वर्क। अच्छा है ना, वैसे ऐसे होमवर्क कुछ दिन बाद आ जाता है तो सारी चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं, है ना। अच्छा चलें, ये लेकिन रह गया था, ऐसे होना नहीं चाहिए था। ओके, आगे कहते हैं जी 2012 की कॉस्ट के बारे में, इंक्लूडेड इन 2000 कॉस्ट इनकर्ड इन 2012 आर एडमिन कॉस्ट ऑफ 20 दैट आर कंसिडर्ड टू बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। अब अगर ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हैं और शामिल भी हैं तो आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इसका कुछ भी नहीं करना। ओके, ये सारे का सारा एज इट इज, और इंटेंजिबल का क्राइटेरिया मीट हो चुका हुआ है, तो ये तो सारे का सारा ही फिर क्या है, ये सारे का सारा इंटेंजिबल है, लेकिन अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस पड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी इंटेंजिबल हो गया, इसमें भी कोई बंटवारे करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी, लेकिन ये इंटेंजिबल अगेन वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है, और 2013 आया, 2013 में कहता है इंक्लूडेड इन कॉस्ट इनकर्ड इन 13 आर ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ 30,000। अच्छा, वो कह रहा है बेचारा दैट आर कंसिडर्ड टू बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड, वो कह रहा है बेचारा, फिर वो कह रहा है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, कह रहा है, कसम उठा दे वो, बेशक वो कुरान पे हाथ रख दे। आपने कहना है ट्रेनिंग कॉस्ट है, एक्सपेंस आउट करना है हमने, अगर शामिल पड़ा है तो निकाल दो, -30,000, बाकी कितना बच गया 50,000। ये 50,000 अभी लो, कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट, इसका मतलब चालू ही है काम अभी भी। ठीक है, तो ये 50,000 भी क्या बन गया, इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है जी, ओके, सही है जी। जनरल एंट्रीज पास करनी थी मेरे ख्याल से, अब आप कर लेंगे, किसी का रहा हुआ था ये सवाल तो वो उसको कर भी सकता है। ठीक है, तो इंटेंजिबल की कॉस्ट हमारी बनेगी, इधर देखें, इंटेंजिबल की कॉस्ट बनेगी 90 + 50 + किधर 100। ठीक है, ये 90,000 है। अच्छा, 90,000, ओके, ठीक है, लेकिन ये अभी तक पड़ा किस पे है, अभी तक वर्क इन प्रोग्रेस है, इसको एमोटाइज नहीं करना, लेकिन अगर डाटा गिवन होता तो इम्पेयरमेंट ऐसे गुजारते, वो गिवन नहीं है मेरे ख्याल में सवाल के अंदर। ठीक है ओके, चलें आगे, चलें उसके बाद जी, चलें अब एग्रीकल्चर वाले को बाद में देखते हैं, इसी तरह से 1 बाय 1 कर लेना। आज ये हो गया एग्रीकल्चर वाला, 9 और 10 भी हमारा अभी अटेम्प्ट किए थे, 9 और 10 किया था। 9 तो बहुत आसान था। अच्छा, छोटे छोटे हैं, कोई बात नहीं, ये जो काम करना ना ये भी ज़रूरी है, आज वाला ना रह जाए, छोड़ते नहीं है इंशाल्लाह। ओके, अच्छा जी इसका होमवर्क क्या था,
पास पेपर 4, पेज नंबर 'जी ये टेस्ट लगाए थे वैसे, टेस्ट लग गए थे सारे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे जी, क्वेश्चन 5 के ऊपर टेस्ट लगा लें। चलो बाद में लगा लेंगे, फिर पहले ये वाला सवाल पे लगा लेते हैं जो सामने आ गया, इस पे लगा लेते हैं, फिर उधर वापस आ जाते हैं। ठीक है जी। शोएब लीजिंग हैज एंटर्ड इनटू अ लीज 3-year एग्रीमेंट विद सरफराज लिमिटेड। सरफराज लेसी है और शोएब लेसर है। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसर, ठीक है, और प्रोड्यूस एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम बैलेंस शीट इंक्लूडिंग रेलेवेंट नोट्स। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, तो लीज मशीन एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ कितनी है जी लीज वाली मशीन की? एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है 4 साल। कॉस्ट ऑफ मशीन है 21 लाख, और इस 21 लाख को हम लेसर वाले सवालों में इग्नोर नहीं किया करते, हम इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज है 1 जुलाई 2007। लीज कंटेन्स आ परचेज बार्गेन ऑप्शन एट 100,000। ठीक है, लीज में शामिल है ये। अब यहीं पे रुक के मुझे एक बात तो बताओ, अगर लीज के अंदर परचेज ऑप्शन है और वो 1 लाख है और उस दिन वेयर वैल्यू 3 लाख होगी और इट इज़ रीजनेबली सर्टेन दैट लेसी विल एक्सरसाइज द परचेज ऑप्शन है, तो मेरा सवाल का पहले का जवाब दें, क्या ओनरशिप विल ट्रांसफर वाला सिनेरियो या विल नॉट वाला? परचेज ऑप्शन तो आता ही तब है जब ओनरशिप में ट्रांसफ़र होना हो। ठीक है, तो अगर लेसर का सवाल हो और ओनरशिप विल ट्रांसफ़र वाला सिनेरियो हो तो लीज पेमेंट्स वाला जो फार्मूला होता था, जिसको यहाँ पे हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहना शुरू किया हुआ है, उसमें डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस परचेज ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सही है। अच्छा चलें, उसके बाद लीज इंस्टॉलमेंट्स हैं 860 पेबल एनुअली इन एरियर और रेट है 12.9972। ठीक है जी। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बता दो मुझे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कोई डाउन पेमेंट है जी? अच्छा, रेंटल 8,60,000 के हैं। ठीक है, 8,60,000 पेबल एनुअली इन एरियर है। ठीक है, लेकिन अभी तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं। अब 1 जुलाई 7 को, और यही तो यूजफुल लाइफ है, ऊपर तो यूजफुल लाइफ है, आप 4 साल कह रहे हैं, कहाँ लिखा 3 ईयर्स इनटू अ 3-year लीज एग्रीमेंट। ये देखो अल्लाह के बंदो, लीज एग्रीमेंट कितना है? ठीक है ठीक है, तो 3 साल की लीज है, 4 मत कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, लेकिन परचेज ऑप्शन भी है, लाइफ के एंड पर ये भी आएगा। अभी आज फार्मूला लिखवा देता हूँ। तो 1 लाख यहाँ पर ऐड हो गया, क्या आंसर आया? हाँ, 2680। ठीक है, अच्छा, ठीक है, क्योंकि फिगर मुकम्मल लिखी है तो मैंने भी मुकम्मल ही लिख दी। ओके, अच्छा, अब नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो डिस्काउंट करोगे। ठीक है, 8,60,000 को तो आप एन्युटी का फार्मूला लगा सकते हो, इंटू 1 माइनस 1.12997 रेज़ टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.12997। 2 भी है, ओहो यहाँ भी है। अच्छा जी, नज़र नहीं आ रहा है, प्लस 100,000 इंटू 1.12997 रेज़ टू पावर -3। ठीक है, 3 साल की लीज है, तो आंसर क्या आ गया? तकरीबन वही आ गया। ओके, उसके बाद यहीं पर मुझे बता दो अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम कितनी है जी? 2680,000 माफ कर लो ना माइनस जी, आंसर बता दो मुझे जी। 5,80,000, बड़ी मेहरबानी जी। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट,
अनअर्न्ड इंटरेस्ट। अच्छा, कल मैंने ना एक वो सवाल के ऊपर, वो कौन सा 9, क्वेश्चन नंबर 9 था, जिसका वो पार्ट करवाया था, वहाँ पे मैंने बनवाई थी वो लीज बनवाई, अपना अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनवाया था। आपको बता दें कौन से सफ़े पे था वो। एक चीज़ छोटी सी बतानी है ज़रा, एक टिप है आपके लिए, एक टिप है आपके लिए। ये एक छोटी सी टिप सुन लें। पेज नंबर, वो जिस पे कल पेज नंबर तो मिटाया हुआ है मैंने, पेज नंबर है 92। पेज 92 पे ये सवाल किया था ना कल, जो आपके होमवर्क में था, लेकिन उसका नोट आपके होमवर्क में नहीं था। 9 का पेज से 9 का नोट आपका था ना बनाया, तो कल क्लास में बनाया था। ऐसे ही है। अब उसकी बात मैं कर रहा हूँ कि हमने कल इधर देखें, ये सारे अनअर्न्ड ऐड किए थे। मैं सिर्फ ये आपको बताने आया हूँ यहाँ पर कि आप टोटल इंटरेस्ट जो पहले दिन अनअर्न्ड आ रहा है ना, पहले दिन अनअर्न्ड निकालने का भाई साहब कह रहे थे ना उस दिन कि क्या फ़ायदा है। एक शॉर्टकट है हमारे पास। अगर हम पहले दिन खड़े होकर अनअर्न्ड टोटल निकाल लें, ठीक है, टोटल अनअर्न्ड में से सिर्फ एक अर्न को माइनस कर दें तो बाकी सारे का सारा अनअर्न्ड बच सकता है। ये भी एक तरीका है अनअर्न्ड निकालने का, अगर ज़्यादा पड़े हों तो। ज़्यादा को ऐड करने की बजाय पहले दिन डे 1 पे, ये सवाल के अंदर कहीं पे लिखा, हाँ कितना है इधर, इंटरेस्ट निकालो। अगर इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट इनकम कौन सी जी, अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम निकालो जी। ये दो चीज़ें हैं ना, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और ये नेट इन्वेस्टमेंट, इन दोनों का डिफरेंस 12092। ये है टोटल अनअर्न्ड, ठीक है जी। टोटल अनअर्न्ड है 12092। अब एक तो ये है, असल में ना बड़े सवालों के अंदर काम आ सकता है ना। यहाँ पर चलो फिर 4 थे, फिर भी ये मना कहता है, वारा खाता है 4 को ऐड करना। यही 10-12 आ जाए, उनको ऐड करने की बजाय आसान काम क्या है, टोटल जो पहले दिन अनअर्न्ड था उसमें से जितना अर्न कर लिया उसे माइनस कर दो, आंसर फिर भी सेम आएगा। यानी आप अगर 12,092 में से ये 3791 माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है, 8301 आता है। ये देखो 8301 ही तो था। तो ये एक शॉर्टकट भी है, अनअर्न्ड निकाल लेना चाहिए जब दोनों फिगर्स निकली पड़ी होती हैं, तो उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर लेंथी सवाल कभी हो जाए तो अनअर्न्ड एक, या वैसे ही किसी का दिल करता है हमने ऐड नहीं करना, हमने ऐसे ही निकालना है, कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए ना। तो टोटल अनअर्न्ड जो पहले दिन था उसमें से जितना अर्न हो गया वो माइनस कर दो, तो बाकी अनअर्न्ड ही बचना है ना उस दिन तक का, ठीक है। अच्छा चलिए जी, वापस आए अपने सवाल पे। चलो तू भी वापस। 1 कितना था, 1 जी। तो ये हमने फिगर्स निकाल ली। अब मेरे ख्याल में इस सवाल के अंदर और कोई चीज़ थी, कोई ऐसा कोई इतनी चीज़ नहीं थी। इसका सोल्यूशन पे चले जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे, कितने ने अटेम्प्ट किया था सवाल, कितनों ने नहीं किया या क्यों नहीं कर रहे आप लोग होमवर्क, क्यों नहीं कर रहे, रमज़ान है जी। एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल ये बना हुआ है, किससे अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल से किससे शुरू किया जी हमने, नेट इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। ये क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट, यही निकली थी ना। अच्छा उसके बाद अब देखिए एंट्रीज, पहली एंट्री, पहली ये वाली एंट्री, चलो पहले खरीद लेते हैं। हमने एसिड खरीदा कितने का था, 21 लाख का। एंट्री बनी एसिड डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से, 21 लाख से 2100 कर दें, ठीक है जी। उसके बाद लीज रिसीवेबल डेबिट और एसिड क्रेडिट 2100 से, हाँ लगा हुआ है यार, लीज रिसीवेबल डेबिट और एसिड क्रेडिट, रोज़ा भी लगा हुआ, जुकाम भी लगा। फेयर वैल्यू, ये मैंने आपको कहा था फेयर वैल्यू, ठीक है। और लीज रिसीवेबल हमेशा नेट इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। अच्छा ये याद रखने वाली बातें हैं, फिर कभी काम आएंगी, फिलहाल तो नहीं आ रही, फिलहाल तो ये सेम ही चल रहा है, ठीक है। एसिड को फेयर वैल्यू पर और लीज रिसीवेबल को नेट इन्वेस्टमेंट पर रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा किस दिन ये एंट्री करोगे, 1 जुलाई 2007, 1 जुलाई 2007, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद किस दिन, 30 जून 2000,
8 पर आपने एंट्री घर की होगी कैश डेबिट कितने से 860 से, लीज रिसीवेबल क्रेडिट 587.059 पूरा ही लिखना पड़ गया, और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 272.941। अच्छा, अब ये ऐसे ही आप बैलेंस शीट भी बना लेंगे, नोट भी बना लिया होगा आपने, सब कुछ कर लिया था, कोई मसला तो नहीं आया था। ठीक है, ये तो उल्टा एरियर वाला सवाल था, ये ज़्यादा आसान था। ठीक है, हाँ मैंने जो चीज़ इसको डिस्कस करनी थी वो ये थी कि आपको कहीं कहीं नज़र आएगा किताब के अंदर ये एंट्री पहली हुई पड़ी है, कहीं कहीं पे नज़र आएगा ये पहली एंट्री नहीं हुई, तो हम क्या करें? हम लाजमी करेंगे? नहीं, अब आपको बताता हूँ। इस सवाल के अंदर अगर आप देखें गौर से, सवाल अब दूर चला गया, आप देख लें। क्या चलें ले जाऊँ? ले जाता हूँ सर, हमें ना देखना पड़े, हमें ना देखना पड़े सर, आप ले जाएं। ये द कॉस्ट ऑफ मशीन इज 21 मिलियन, किस दिन? किस दिन? डेट पता है? तो अगर सवाल के अंदर एसेट के खरीदने की डेट गिवन नहीं हुआ करेगी तो वक्त बचाने के लिए आप ये पहली एंट्री स्किप कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ गया सवाल अब हमारा? ये बात समझ आई? ठीक है, तो अगर कभी सवाल के अंदर डेट ऑफ परचेज मिसिंग हो तो ये पहली, तो इसलिए किताब के अंदर आपको कहीं पे ये एंट्री नज़र आएगी, लेसर के सवाल में कहीं पे नहीं नज़र आएगी, उससे परेशान नहीं होना। जिस सवाल के अंदर डेट ऑफ परचेज गिवन होगी उस सवाल में ये एंट्री नज़र आएगी, जिसमें डेट ऑफ परचेज गिवन नहीं होगी उस सवाल में ये एंट्री नज़र आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो आप भी अगर डेट सवाल के अंदर खरीदने की एसेट की डेट ना हो तो आप इस एंट्री से जो है वो छुटकारा पा सकते हैं, जान छुड़ा सकते हैं। ठीक है जी, सही हो गया? ओके, अच्छा जी। वैसे थोड़ी सी बात लेसर की चलो कर देते हैं फिर किसी वक्त। अभी एक और अहम बात, हमने कल 5 टेस्ट पढ़े थे, उनकी कहीं अंग्रेज़ी स्टैंडर्ड वाली ज़रा मुश्किल वाली भी पढ़ लेना, वो कहाँ लिखी हुई है ज़रा ढूंढें। ढूंढेंगे कोई बच्चा या मुझे ढूंढना पड़ेगा? कहो आप ढूंढें सर, हमें तो रोज़ा है, मैं तो हूँ। जी मिल गया जी मुझे। जी पेज 50 पे आ जाएं सारे अहबाब, ख़वातीनो हज़रात, पेज 50 पे तशरीफ़ ले आएँ। ये हमने कल 5 टेस्ट जो पढ़े थे उनको स्टैंडर्ड ने भी अपनी अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है, वो मुश्किल वाली अंग्रेज़ी हम पढ़ लेते हैं। पेज 50 नंबर सफ़ा। जी, वेदर अ लीज इज फाइनेंस और ऑपरेटिंग। अच्छा, ये हम पढ़ रहे हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लीज को? हाँ, ये लिख लो, अगर कहीं ऊपर लिखा हुआ नहीं हो तो फिर ऐसे परेशान ना हो, वैसे लिखा हुआ होगा लेकिन यहाँ पे आप दोबारा लिख लो, फ्रॉम लेसर पॉइंट ऑफ व्यू हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है जी, वो कहता है प्राइमरी इंडिकेटर्स ऑफ टेस्टिंग लीज एज फाइनेंस और ऑपरेटिंग। ये जो फाइनेंस और ऑपरेटिंग है ना, ये क्लासिफिकेशन सिर्फ लेसर के केस में है, क्योंकि लेसी केस में तो हमने सिर्फ लीज देखा था, नोट का नाम भी सिर्फ क्या था? लीज। और जैसे ही हमने लेसर का पहला नोट बनाया था उस दिन हमने क्या लिख दिया था? फाइनेंस लीज। और वो अभी क्वेश्चन नंबर 5 फिर रह गया, उसके ऊपर इंडिकेटर लगा के घर पे टेस्ट कितने बच्चों ने किया था कि वाकई ये फाइनेंस लीज थी? बहुत कम है, मिलके लगाते हैं। ठीक है ना, हमने जो अकाउंटिंग कर दी थी कहीं चूक तो नहीं गए थे, मैंने कहा था चेक कर लेना जरा। ठीक है ना। अच्छा, तो कैसे पता लगेगा कि लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग? तो भाई पहले तो ये याद रखो, फाइनेंस और ऑपरेटिंग क्लासिफिकेशन सिर्फ लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है ना। वही 5 टेस्ट हैं जो कल याद हो गए थे, दोबारा जरा मुझे बता दो, मुझे जरा समझा दो दोबारा। ऐसे बस दिमाग देखो, ओपन बुक पर्चा है, कोई आपको अंग्रेजी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। आप उर्दू में, पंजाबी में, पश्तो में, सराइकी में, जो आपकी जबान है उसके अंदर आपको ये 5 टेस्ट का पता होना चाहिए कि ये क्या है। ठीक है, तो पहला अच्छा बस मैं, आप पश्तो बोलनी नहीं है, बोलूंगा मैं उर्दू, कौमी जबान सबकी एक जबान पे हो जाएगी। ठीक है जी। क्या लाइफ के एंड पे मुफ्त में एसिड ट्रांसफर हो जाएगा? एक ये सवाल था। क्या
कुछ पैसे देकर लाइफ के एंड पे एसेट ट्रांसफर हो जाएगा, परचेज ऑप्शन वाला क्वेश्चन। तीसरा, क्या यूजफुल लाइफ लीज टर्म का, इस पे मैं थोड़ी सी बात अभी आज करनी है। असल में स्टैंडर्ड ने यूजफुल लाइफ की बजाय इकोनॉमिक लाइफ कहा हुआ है। बहरहाल ये बात करते हैं, बहरहाल हम उस वैसे ही याद रखते हैं। क्या यूजफुल लाइफ एसेट की जो है वो लीज टर्म का मेजर पोर्शन है 75% से उससे ज्यादा, ठीक है। चौथा सवाल, क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट इंसेप्शन पे, लीज के स्टार्ट पे फेयर वैल्यू का सब्सटेंशियली इक्वल है, यानी 90% से ज्यादा। पांचवा था, क्या एसेट स्पेशलाइज नेचर का है कि कोई मेजर मॉडिफिकेशन किए बगैर कोई और बंदा इस्तेमाल ही ना कर सके, ठीक है। ये 5 सवालों में से किसी एक का जवाब भी यस आ गया तो फाइनेंस लीज होगी। फाइनेंस लीज का मतलब है एसेट किताबों में से लेसर की निकल जाएगा, और वो अकाउंटिंग है जो हमने सीखी हुई है, ठीक है। आज उसी की ही प्रैक्टिस करके उसको पक्का करना है हमने, ओके। आज बस सवाल एडवांस वाला कर लेंगे। अच्छा, तो अब यहां से पढ़ते हैं। वेदर अ लीज इज फाइनेंस और ऑपरेटिंग डिपेंड्स ऑन सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन रादर देन लीगल फॉर्म। वही सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहता है जी, यहां पर भी लगेगा। देखो ना, लीगल फॉर्म क्या कहती है, अगर लाइफ के एंड पे 12 साल लाइफ है और 10 साल गुजरने के बाद लेसी ने लेसर को एसेट वापस कर देना है, तो अब लीगल फॉर्म क्या कहती है, लेसर के पास एसेट आ जाना है, वापस लेसर के नाम पे आ जाना है, ठीक है। लेकिन सब्सटेंस क्या है, रियलिटी देखो, ज़्यादातर तो वक्त सारा उसने गुजार ही लिया लेसी के पास, तो इसलिए लेसी अपनी किताबों में लेता है और लेसर उसको निकाल देता है किताबों से। लेसर को कहते हैं हालांकि यार तुम 10 साल बाद तुम्हारे पास ही, तुम्हारा ही एसेट है, 10 साल बाद तुम्हारे पास ही आना है, ठीक है, क्यों आप निकाल रहे हो अपनी किताबों से इसको। तो कहता है जी सब्सटेंस ओवर फॉर्म भी तो कोई चीज़ है, ठीक है, रियलिटी देखें, सिर्फ लीगल फॉर्म की तरफ ना चलें। तो ये वो बात कर रहा था। बहरहाल, examples of situation that individual may in commission would normally lead to lease being situations that individually, कोई एक भी आंसर यस आ जाए, और in combination would normally lead to a lease being classified as finance lease are, ठीक है। नंबर 1, lease transfer ownership of underlying asset by the end of lease term। लेसी को ट्रांसफर हो जाती है, अब खामोश है तो मतलब बगैर पैसे लिए, ठीक है। दूसरा, lessee has the option to purchase underlying asset at a price that is expected to be sufficiently lower than fair value, ठीक है। और अगली बात क्या है जी, lessee उस पर सर्टन भी है, लाइन लिखी हुई है। तीसरा, लीज टर्म इज फॉर अ मेजर पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। इसको मैं ज़रा थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है, ये भी करते हैं, पहले अगला पढ़ लें। एट इंसेप्शन डेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट अमाउंट्स टू एट लीस्ट सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द फेयर वैल्यू, और एसेट इज ऑफ such a specialized nature that only lessee can use it without major, ठीक है, मेजर मॉडिफिकेशन के बगैर। तो ये 5 सवाल थे। अब मेरा ये सवाल है, हमने तो लीज टर्म और यूजफुल लाइफ ली थी, ये स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड सही कह रहा है या हम सही कह रहे हैं, देखें, स्टैंडर्ड ही सही कह रहा है। लीज टर्म एक चीज होती है, मिसाल के तौर पे जी लीज टर्म है हमारी 4 साल, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ होती है यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ होती है हमने इंटेंशन बिजनेस की, ठीक है, बिजनेस ने कितना अरसा उसको इस्तेमाल करने की नीयत किया, वो यूजफुल लाइफ होती है। मिसाल के तौर पे एक एसेट की इकोनॉमिक लाइफ 25 साल है। क्या मतलब, जिसने बनाया है वो ये कह रहा है कि 25 साल तक ये एसेट कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। तो 25 साल इस एसेट की इकोनॉमिक लाइफ है, लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सिर्फ 8 साल तक इस्तेमाल करने की नीयत कर रखी है, ठीक है। अब जब हम 75% टेस्ट लगाएंगे, 75% टेस्ट पता है ना कौन सा, 75% टेस्ट कह देते हैं उसको, कि वो यूजफुल लाइफ लीज टर्म वाला, ठीक है। तो असल में तो जो स्टैंडर्ड कहता है वो ये कहता है कि 75% टेस्ट लगाने के लिए आपने लीज टर्म को डिवाइड किया करना है इकोनॉमिक लाइफ से, ठीक है, सही है। अब मसला ये है कि हमें किसी सवाल के अंदर इकोनॉमिक लाइफ गिवन नहीं थी, तो क्या करते, टेस्ट लगाते ही ना, नहीं, हम लिख लें अगर इकोनॉमिक लाइफ ना दी हुई हो तो यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अगर सवाल में है कॉन्सेप्ट वही, स्टैंडर्ड को गलत नहीं कह सकते हम, लेकिन अगर इकोनॉमिक लाइफ सवाल में गिवन ना हो तो फिर यूजफुल लाइफ तो है ना, उसी से डिवाइड कर लेंगे। अगर सवाल में इकोनॉमिक लाइफ ना गिवन हो तो यूजफुल लाइफ से ही डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी भाई।
अगर ओनरशिप में ट्रांसफ़र हो जाना एट द एंड ऑफ लीज टर्म, तो ओनरशिप विल ट्रांसफ़र वाले केस के अंदर हम लीज टर्म को लेते थे। हम यूज़फुल लाइफ का हमने क्या लेना देना होता था यूज़फुल लाइफ के एंड पे वैसे ही वो वापस, लीज टर्म के एंड पे वैसे ही एसेट वापस चला जाना है, तो हम लीज टर्म पे से अगर ट्रांसफ़र होना है तो फिर शॉर्टर पे, यही पढ़ाया था ना, ठीक है। नहीं वो यूज़फुल लाइफ ही है। ये तो सिर्फ आपको ये टेस्ट लगाने के लिए स्टैंडर्ड ने लिख दिया, तो मैंने बता दिया कि ये बात ऐसे लिखी हुई है, लेकिन ये कभी नॉर्मली अप्लाई होता नज़र नहीं आएगा। यूज़फुल लाइफ ही पड़ी होती है, इकोनॉमिक लाइफ अलग से देता नहीं, ठीक है ना। अच्छा, स्टैंडर्ड ने टेस्ट के लिए इकोनॉमिक लाइफ का वर्ड इस्तेमाल किया है बहरहाल। अच्छा जी, इफ़ एनी ऑफ द अबव आंसर टू एनी ऑफ द अबव पॉइंट इज यस, देन इट इज फाइनेंस लीज, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आज वाला हैंड आउट है आप लोगों के पास? मुझे भी एक दे दें भाई। ठीक है, इस बार कर लो। ओके, अच्छा जी, अब जैसे हमने लेसी के केस के अंदर किसी ज़माने में, मुझे अल्लाह करे वो मिल जाए, लिखा था हमने, लेसी के फार्मूलाज लिखे थे कि लेसी के केस में दो सिचुएशन हो सकती हैं, ओनरशिप विल ट्रांसफ़र और ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र। अगर ओनरशिप विल ट्रांसफ़र तो लेसी का फॉर्मूला क्या था, ज़रा बता दें मुझे जी। अगर ओनरशिप विल ट्रांसफ़र तो डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस परचेज ऑप्शन प्राइस, और अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस GRV, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम खड़े होकर ये सोचते थे कि जो लेसी सोचेगा, एक्सपेक्ट करेगा, बस वही पेमेंट होगी, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसर। अच्छा, अब अगर लेसर की बात आ जाए तो भाई बड़ी ही सादा सी बात है कि जो पैसे लेसी पे कर रहा है, लेसर वही पैसे ही रिसीव करता है ना, ठीक है। तो लेसर का फॉर्मूला अगर हमने लिखना है तो उसमें भी वही दो सिचुएशंस आ जाएंगी। इफ़ ओनरशिप विल ट्रांसफ़र, इफ ओनरशिप विल ट्रांसफ़र टू लेसी, तो ये देखो, तो फ़र्क सिर्फ क्या है, हमें नाम लीज पेमेंट्स की बजाय नाम क्या लिख देना है, बोलो, लीज पेमेंट्स की बजाय नाम क्या लिख देना है, नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, बस इतनी सी बात है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बाकी तो डाउन पेमेंट उसने पे करनी है, इसने रिसीव करनी है, रेंटल उसने पे करना है, इसने रिसीव करना है, परचेज ऑप्शन प्राइस वो लेसी साहब ने पे करनी है और इसने रिसीव करनी है, ठीक है ना। आसान बात है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, और अगर ओनरशिप ना ट्रांसफ़र हो रही हो तो फिर एक मसला आ जाता है। वो मसला क्या होता है, जो लेसर है ये अपना एसेट लेसी के हवाले कर रहा है, ठीक है जी, और साथ ही कह रहा है लाइफ के एंड पे ये एसेट मुझे वापस कर देना, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र। अब साथ ही साथ इसके दिमाग में एक सोच चल रही होगी, एक परेशानी होगी। वो परेशानी क्या होगी, परेशानी क्या होगी यार, जब इसने मुझे एसेट वापस करना है ना, तो एसेट तो रुला पड़ा होगा, ठीक है, एसेट के पल्ले कख नहीं होगा, कख समझते हैं, कुछ नहीं होगा, ठीक है, एसेट के पल्ले कुछ नहीं होना, क्योंकि लाइफ के एंड पे ये मुझे वापस ही आना है। उसने कहना है चलो भाई माले मुफ्त दिले हुए, मुफ्त तो नहीं है, खैर किराया दे रहा है, लेकिन वो ये कहेगा यार लाइफ के एंड पे तो वैसे ही लेसर को वापस करना है, तो मिस यूज़ ना कर जाए। ये परेशानी है
परेशानी ऑफ मिसयूज, ठीक है। अब वो लेसर परेशान है, लेसी को कहा कि यार ऐसे नहीं काम चलेगा, तुम ना मुझे गारंटी करो रेजिडुअल वैल्यू, सही है ना। ये आपको पहले बता दिया, ये बात पहले बता दी आपको कि वो जो सोच है ना मुश्किल वाली, टेंशन वाली सोच जीआरवी के केस में, वो लेसी केस में थी। यहाँ पर तो आपको क्या कहा था, जो सवाल में गिवन है बस वही आपकी गारंटी रेजिडुअल वैल्यू होती है। बहरहाल ये सुबह 9:00 AM पे इन दोनों का आपस में बैंक में बैठकर ये एग्रीमेंट हुआ। लेसर ने ये जहन के अंदर परेशानी का इजहार किया लेसी के साथ और उसे कहा मुझे कुछ रेजिडुअल वैल्यू गारंटी कर दो। क्या कर दो? गारंटी कर दो, ठीक है। लेसी ने कहा यार जाने दे, अच्छा ऐसा कर तू 5,000 कर ले, 5 मिलियन कर ले। लेसर ने कहा नहीं 10 मिलियन तो होनी चाहिए। खैर कर करा के इनके आपस में 8 मिलियन पर तय हो गया और ये क्या है? गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। अच्छा अब ये 9 साढ़े 9 बजे चाय शाय पी के एग्रीमेंट करके लेसी जो है वो बैंक से निकल गया और लेसर जो है ये लेसर तकरीबन कोई 11:30 बजे उठा, जुमे का दिन था, का ज़रा जल्दी निकलता हूँ और मंडी लगी हुई है, और जाके ना उधर ऐसे मंडी नहीं गया, खैर अंदाज़ा लगाया उसने कहा, बैठा सोचा कि ये एसेट जो है लीज टर्म के एंड पे जो मुझे आना है, ठीक है, ये एसेट कुछ भी नहीं तो 12 मिलियन का टोटल बिक जाएगा, ठीक है। यानी इसकी रेजिडुअल वैल्यू होनी कितनी है? एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी होनी है? एक्सपेक्टेड भी लिखना था, एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 12 मिलियन है, ठीक है। अब लेसी से 8 मिलियन आ गए, बोलो जब आ गए मतलब आ जाएंगे, अंदाजे की बुनियाद पे अकाउंटिंग हो रही थी ना, तो एंड के ऊपर गेन लॉस निकल आता है, वो तो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब होगा क्या, तरतीब क्या होगी? सबसे पहले तो लेसी एग्रीमेंट पहले करके जा चुका है लेसी, ठीक है ना, उससे परेशान नहीं होना, ठीक है। आपने सिर्फ ये देखना है कि लेसर को रेजिडुअल वैल्यू मार्केट में कितनी नजर आ रही है, ठीक है। लेसर सबसे पहले कहेगा जी लेसर एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू, लेसर एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 12 मिलियन, ठीक है। अब ये 12 मिलियन में से लेसी कितनी गारंटी कर गया? तो गारंटीड बाय लेसी जो है वो फिर गारंटीड बन गई, जीआरवी जिसको कहते हैं, ठीक है। जीआरवी कितना है? 8 मिलियन, और जो बाकी है उसको हम बैलेंसिंग फिगर जो निकाला करेंगे, मिलना तो वो भी है ही ना एंड पे, वो 4 लेसी ने गारंटी नहीं किया, इनफैक्ट किसी ने भी गारंटी नहीं किया, उसको कह दिया जाता है अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, ये बात समझ आई है, ठीक है। अगर सवाल में पर्चे के अंदर सिचुएशंस क्या होंगी, या तो वो यूं कह देगा सवाल में ये जी 8 मिलियन जीआरवी है, 4 मिलियन यूजीआरवी है, जिंदगी आसान, दोनों ही रिसीव होने हैं। पर अहम बात क्या है, गुजरांवाला वाले जाग जाओ, सबसे अहम बात आज की होने लगी है कि अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर का केस हो और सवाल हो लेसर का, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डाउन पेमेंट होगी प्लस रेंटल होगा, इधर देखो ऊपर देखो, प्लस जीआरवी होगा प्लस यूजीआरवी भी होगा। क्यों? ये भी तो लेसर को रिसीव ही होना है, चाहे जहां से मर्जी हो जाए। वो अलग बात है कि ये ब्लैक जो है ये लेसी से रिसीव होने हैं और ये रेड वाला जो है ये बाजार से किसी से रिसीव हो जाना है, लेकिन है तो ये भी रिसीवेबल ही। बात समझे हो? 1 मिनट नोट नहीं, 10 मिनट नोट करना, जरा सब्र कर जाओ, मुझे एक बार सीधा कर लेने दो चीजों को, ऐसे ही मिक्स हो रहा था बीच में, ठीक है। जरा पूरी बात मुझे एक बार आपके दिमाग में बिठा लेने दो, ठीक है। उसके बाद फिर सारी चीजें ऐसे बना दूंगा कि आप पिक्चर ले सकें, ओके। इधर आ भाई, ले भाई। तो ये बात मैं कर रहा हूं आपसे कि देखो, अगर तो ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर वाला सिनेरियो हो तो फिर तो परचेज ऑप्शन आ जाता है। देखो ऊपर भी सेम, इधर भी सेम, उसने पैसे दे दिए, लेसी ने पैसे दे दिए, लेसर ने पैसे रिसीव कर लिए, ठीक है। लेकिन अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर वाला केस हो तो लेसी की किताबों के अंदर तो सिर्फ जीआरवी ही आती है, क्योंकि उसने तो यही पे करना है और वो भी अपनी एक्सपेक्टेशन की बेस पे पे करेगा, ठीक है।
लेकिन अगर आप लेसर का सवाल कर रहे हैं तो फिर लेसर ने 8 मिलियन उससे गारंटी तो करवा लिया था, ठीक है, हो सकता है इससे कम भी आ जाए। अगर कम आ जाए तो फिर वो भी बताता हूं, अभी वो सिनेरियोज हैं, वो सिनेरियोज ना इधर, यार ये हैंड आउट तो कल वाला है भाई, आज वाला है नहीं, 20 आज वाला नहीं है ना ये। अच्छा ठीक है जज़ाकल्लाह, रख ले अभी रखें, अपने पास रखें, ये मुझे मिल जाता है, कोई है पड़ा तो पीछे दे दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको डिफरेंट सिचुएशंस में जीआरवी और यूजीआरवी अलग करवा देता हूं मैं, लेकिन फिलहाल आप कॉन्सेप्ट को समझें, ठीक है ना। अगर ओनरशिप विल ट्रांसफर है, मतलब लेसी ने एसेट लेसर को वापस नहीं करना, तो फिर तो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं ना, फिर तो क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डाउन पेमेंट है प्लस रेंटल है प्लस परचेज ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन अगर सवाल कितने गया, अगर सवाल ये कहता है कि ओनरशिप ने ट्रांसफर नहीं होना, इसका मतलब है एसेट ने लेसर के पास वापस आना है। जब वापस आना है तो उसको परेशानी होनी है, परेशानी ऑफ मिसयूज होनी है, उसने कुछ चीज तो तय करवा लेनी है लेसी से, भाई गारंटी करो कितने पैसे मुझे दोगे, ठीक है। और जीआरवी मैंने कहा था लेसर केस के अंदर जो वो जीआरवी कह दे बस वही है, उसमें सोचना कोई नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब 8 मिलियन लेसी ने गारंटी कर दिया, ठीक है। अब ये लेसी इधर से निकल के गया बैंक से, अब लेसर भी ना थोड़ी देर बाद काम से फारिग हो गया, ऐसे टेक लगा के बैठा, चाय की चुस्कियां, रोजों के बाद, ईद के बाद आया था ना, ठीक है, चाय की चुस्कियां लगाते हुए सोचने लगा 8 मिलियन तो ये गारंटी कर गया, लेकिन इतना भी माड़ा एसेट नहीं है कि 3 साल बाद या 8 का ही बिकेगा, 12 मिलियन का बिक जाएगा, ठीक है। अब भाई वो भी एक्सपेक्टेशन ही होती है ना, और यार अकाउंटिंग में कितनी कोई एस्टीमेट्स हैं, बहुत ज़्यादा एस्टीमेट्स हैं, बड़े एस्टीमेट लगाते आए आज तक, हम डेप्रिसिएशन में एस्टीमेट लगा रहे हैं, यूजफुल लाइफ में एस्टीमेट है, अभी आगे 37 आ रहा है, एस्टीमेट्स आ रहे हैं आगे, ठीक है। हम तो बहुत कुछ एस्टीमेट करते होते हैं, ठीक है, तो एस्टीमेट ही होता है अकाउंटिंग के अंदर, ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान ना हो कि ये क्या बात है, एस्टीमेट की बेस पे, एस्टीमेट की बेस पे आज तक रेजिडुअल वैल्यू लेते हैं, और कौन सा कोई आप 10 साल बाद डोरेमोन जाके देखाते हैं एसेट कितने का था। अच्छा, अब सुने, अब ऐसे टेक लगा के बैठा, कहता है 12 मिलियन आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, 12 मिलियन आ जाएगा, तो एक्सपेक्टेड क्या है लेसर को, ओए ये तो सारे ही भाग गया, चलो ऊपर तो कर लेते हैं इसी बहाने जी। एक्सपेक्टेड क्या है लेसर को कि कितनी रेजिडुअल वैल्यू रिसीव करूंगा मैं, लेसर्स एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू इज 12 मिलियन, बाजार से 12 मिलियन आएगा, लेसी ने कितना गारंटी कर दिया, 8, तो 8 जीआरवी लिख लिया करेंगे, और जो बैलेंसिंग हुआ करेगा वो यूजीआरवी होगा, ठीक है। अब सिनेरियोज डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल पहले आप जरा ये देख लें कि फॉर्मूला क्या है, डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी, ये लेसी से मिलना है, और यूजीआरवी ये बाहर से मिलना है। ये सारा का सारा किसका रिसीवेबल है, लेसर का रिसीवेबल है, लेसर ने ये सब कुछ रिसीव करना है, ठीक है। अब जीआरवी और यूजीआरवी के लिए डिफरेंट सिनेरियोज हैं, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हैं, जो बुक के अंदर नहीं है, इसको देख लेते हैं 1 बाय 1, और जीआरवी यूजीआरवी आप मुझे निकाल कर, आप बल्कि आप ऐसा करें 2 मिनट आप ले लें, ठीक है, 2 मिनट ले लें, पिक्चर लेनी है, ऐसे करना पड़ेगा यार। ये लेसर फार्मूला भी लिखा हुआ है, मैं चाह रहा हूं, मुझे ये बताओ जुनैद, यहां से सारी तस्वीर आ रही है, चलो फिर ये मैक्सिमम ही है, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ये लेसर फार्मूला है। लेकिन ये मोबाइल से ना घर पे रजिस्टर पे उतार भी लिया करो, ये ना मोबाइल जाए तो सारा FAR2 भी जाए। कितना गुस्सा आ गया तुम्हें इस बात से, मोबाइल नहीं जाता जी बेटा, लेसर दे रहा है, हाँ, ये बस उतनी होनी चाहिए जितना जोर लगा ले लेसर, और जितना लेसी जोर लगा ले, नॉमिनल शॉमिनल कुछ नहीं होता, ये होता है जिसकी बार्गेनिंग पावर जितनी मजबूत है। हो सकता है लेसी बेचारा मजबूर हो और वो 14 मिलियन भी वादा कर जाए, उसे कहीं से एसेट मिल ही नहीं रहा हो, कहे यार माफी दे इस वक्त एसेट जरूरत है, 5 साल बाद तू 15 मिलियन ले ली मुझसे, गारंटी करता हूं अगर ना मिले तो 15 मिलियन दूंगा। अब लेसर ने लेसी की तरह से नहीं सोचना इतने होंगे बस 15 मिलियन बोला आज ही ऐड कर देगा वो, ठीक है। अब वो मैं सिचुएशंस बताता हूं अभी आपको। कौन,
तो लेसी का कसूर है ना, ना मानता गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। अभी देखते हैं सवाल के अंदर सिचुएशन आ सकती है, जीआरवी 0 भी हो सकती है। क्यों इतना कमजोर हो गया था वो आके? ये एग्रीमेंट हो रहा है बस, जिसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा थी उसने लूट लिया मेला। ये लेसी परेशानी को साइड पे कर दें जरा। जी बेटा, एक मिनट, मैं ये सेटिंग कर तो रहा हूं ताकि और बेहतर तस्वीर मिल सके आप लोगों को। जी बेटा, जी अगर मैं अगर सारे अगर मगर इधर पढ़े हैं, किधर को सवाल किधर से है? सारे अगर मगर इधर मगर अभी सवाल के हम जाते हैं, सारे अगर मगर वहां पे पढ़े हैं। ठीक है, एक बार मुझे बताएं ये क्लियर है यहां तक? ठीक है, जरा बात देखें, कंफ्यूज नहीं करना आपने, ये बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है। लेसी के सवाल में सिर्फ जीआरवी आ सकता है, यूजीआरवी का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जीआरवी आता ही कब है? जब ओनरशिप ने ट्रांसफर नहीं होना हो। तो अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होना तो लेसी ने तो एसिड लेसर को वापस कर देना है। तो लेसी केस में अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पे वही है। अगर जीआरवी है तो लेसी भी एक्सपेक्ट करेगा मिसयूज करना है या नहीं करना, ठीक है, और इस एक्सपेक्टेशन की बेस से वो स्टार्ट के अंदर अकाउंटिंग करेगा। लेसी इज ओवर, लेसर की बारी आती है तो है ये वही गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू ही जो उन्होंने आपस में तय की थी। उसने अपनी सोच के हिसाब से काउंटिंग कर ली, कहानी खत्म। हम लेसर की बात अब कर रहे हैं। लेसर ने कहा भाई गारंटी कर दे, लेसर ने कहा भाई गारंटी कर दे। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो हैंडआउट में है, बुक में नहीं है। पहला सिचुएशन, लेसी हैज गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 10 मिलियन। ये देखो लेसी ने क्या कहा, लेसर और लेसी की लड़ाई होगी मतलब आपस में, ठीक है। तो लेसर ने कहा कि यार तुम ना 20 मिलियन गारंटी करो। उसने कहा खुदा का खौफ करो, कुछ खुदा का खौफ करो, अल्लाह माफ करे, तुम्हें शर्म नहीं आती है? 10 मिलियन बस, इससे ज्यादा 1 रुपया गारंटी नहीं कर सकता। उसने कहा ठीक है। तो जीआरवी मतलब गारंटीड बाय लेसर कितना है? 10 मिलियन, ठीक है। अब ये 9 बजे निकल के 9:30 बजे निकल के चला गया लेसी। अब चाय की चुस्कियां लगाते हुए ईद के बाद, ठीक है, अभी नहीं लगानी, ठीक है। तो टेक लगाई उसने और सोचने लगा यार मेरे ख्याल में ना 15 मिलियन आ जाएगा इस एसेट से। पढ़ो, लेसी हैज गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 10 मिलियन ऑल्दो लेसर एक्सपेक्ट्स दैट मशीन एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। देखो लेसर्स एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू यानी कि असल रेजिडुअल वैल्यू, ये गारंटीड तो गारंटीड बाय लेसी है ना, लेकिन रेजिडुअल वैल्यू टोटल ये थोड़ी यही हो। रेजिडुअल वैल्यू तो वो होती है जो एसेट लाइफ के एंड पे हमें अंदाजा होता है कि इतना लाकर दे देगा, वो रेजिडुअल वैल्यू, उसमें से कितना गारंटी कर दिया लेसी ने वो हमने अलग किया हुआ सिर्फ, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 15 मिलियन, ठीक है। अगर 15 मिलियन में से 10 मिलियन गारंटीड बाय लेसी है तो फिर बैलेंसिंग जो होगा कितना? 5 मिलियन। ये क्या बन जाएगा? यूजीआरवी। ये तो हमारे वाला ही केस होगा जो मैंने एग्जांपल बोल रहा था, ठीक है। ये कौन सा आंसर आ गया जी? हमारा पहला। ओके, इस तरह से आपका पहले जीआरवी और फिर यूजीआरवी चल रहा है ना, ये आपका यूं कॉलम चल रहे हैं ना, ये पहला कॉलम, ये दूसरा, आप आंसर बाद में लिख लेना, ठीक है। वैसे 2 मिनट लगा लिए सबने, चलो फिर मुझे भी करवा दो जी। एक्सपेक्टेड आरवी, छोड़ो, लेसी हैज नॉट गारंटीड, भाई ये आरवी नहीं है, ठीक है, मैं तो इसकी बात कर रहा हूं, जीआरवी। लेसी हैज, यही मैं कह रहा था अभी हजरत जी आपको कि लेसी हो अगर इतनी पोजीशन में तो कहे जा भाई नहीं देता गारंटी, जा कर ले जो करना है, रख अपना एसेट अपने पास, मैं साथ वाले बैंक से ले लूंगा जाके एसेट, ठीक है। उसे पता है मार्केट के अंदर बंदे बैठे हुए हैं एसेट लीज पे देने के लिए, तो वो कहेगा नहीं ठीक है, अच्छा यार ना गुस्सा क्यों करते हो, मत दो यार, मत दो गारंटी, ठीक है, जो जिमें मर्जी वाओ एसेट नू ले जाओ, बस ताडा ही है, ठीक है सर, ताडा ही है। अच्छा आगे वो कहता है अब उसने तो कुछ गारंटी नहीं किया, लेकिन चाय की चुस्कियां तो उसने फिर भी लगानी है, और बैठ के सोच रहा है However, Lessee expects that machine will have market value यानी residual value of 4 million at the end of, वो कह रहा है कि 4 मिलियन तो मिल ही जाएगा, अगर गारंटी कुछ नहीं हुआ तो ये सारे का सारा फिर अनगारंटीड है। आसान हो जाए कि सवाल खुद बता दे, ठीक है, सवाल खुद नहीं बताएगा तो हम निकाल लिया करेंगे, ठीक है। अगर सवाल खुद ही बता दे इतना जीआरवी इतना यूजीआरवी, तो फिर क्या एक्सपेक्टेड पहले ढूंढोगे? पागल थोड़ा ही हो आप, तो हम पागल थोड़ा ही हैं, हर पागल यही कहते हैं। थर्ड,
लेसर एस्टिमेटेड दैट रेजिडुअल वैल्यू, देखो ना मुख्तलिफ तरीकों से ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट क्वेश्चन में आ सकती है ना, तो मुख्तलिफ तरीके ही लिखे हैं ये पेपर्स में से निकाल के। लेसर एस्टिमेटेड द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 30,000 एट द एंड ऑफ लीज टर्म, ये जीआरवी है ना, ये आरवी है, कितना 30,000, ये गोल वाली है। अच्छा अभी स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स तो आने हैं, ठीक है। अच्छा lesser estimated residual value of 30,000 at the end of lease term, however only 20 is guaranteed by, however only 20,000 is guaranteed by lessee, तो फिर बाकी का वो 10,000 किसी ने गारंटी नहीं ना किया, तो वो अनगारंटीड है, UGRV 10,000। ओके जी बेचा। अच्छा यार ये एसी को कोई वो उधर एसी वाले भाई बैठे हैं, आ जाए इधर। ये एसीओ का करना क्या है? अच्छा कल असल में गर्मी हो गई थी क्लास में, बंद किसे किया है? बंद नहीं करना था जिगर, इसको स्विंग पे लगाओ भाई, गर्मी हो जाएगी फिर मेरा गला खुश्क हो जाएगा। स्विंग पे लगा दो, स्विंग पे नहीं लगाए, इनको ऊपर कर दो, इनको ऊपर कर दो, इनको मुझे हवा आती रहे उसकी बस। अच्छा जी नंबर 4, मैं क्या पता नहीं तो सवाल निकल आया, कोई परेशान हो गया मैं। लेसर में कोई चिकरा सवाल आ सकता है, लेकिन आ सकता है, आपको सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। लेसर एस्टिमेट्स द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ लीज टर्म टू बी 5 लाख, तो रेजिडुअल वैल्यू कितनी अज्यूम कर रहा है जी? 5 लाख, ये गोल वाली, ठीक है। अब आउट ऑफ विच 200,000 इज गारंटीड, ये तो सेम हो गया, सुभान अल्लाह। जीआरवी 200,000, तो यूजीआरवी ठीक हो गया, और सही है, वो हो जाएगा काम यार, कर लेने तो उनको उनका काम, आप अपना काम कर लो। लास्ट, लेसी हैज गारंटीड, पता नहीं आरवी कितनी है, बहरहाल वो कह रहा है गारंटी जो कर दी है, लेसी हैज गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 10 million, although lesser expects that machine's residual value will be 7 million, तो है ऐसा हो सकता है, ये उसका केस आ गया, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। वही वाली बात, भाई एसेट लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। दुकानदार को भी पता है, बैंक वाले को भी पता है, लेसर को भी पता है एसेट मेरे पास ही है, ठीक है। अब उसे पता है बदनीयत को कि इसने यूजफुल लाइफ के एंड में साथ देना है, अब लालच कर रहे हैं, ठीक है, और लालच करके 10 मिलियन ले लिया, कोई बात नहीं। इधर देखो ये 10 गारंटीड है ना, तो फिर अनगारंटीड में 0 कर दो, ठीक है जी, बिल्कुल स्टार्ट में। रेजिडुअल वैल्यू का एस्टीमेट तो सारी जिंदगी हम स्टार्ट में ही करते आए हैं। वो तो इंट्रो की पहली क्लास में जब डेफिनेशन सिखाई जाती है तो कहा जाता है रेजिडुअल वैल्यू स्टार्ट के ऊपर खड़े होकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि एंड पर रेजिडुअल वैल्यू इतनी होगी, और उसको डेफिनेशन के अंदर हम ले लेते हैं। वो अलग बात है कि दरमियान में चेंज हो जाए तो फिर चेंज एस्टीमेट की अकाउंटिंग भी हमें आती ही है, ठीक है जी। जी जी 10 गारंटीड है, अनगारंटीड कोई नहीं है, क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू ही 7 आनी है, वो 7 तो आनी थी पता नहीं कहां से, 10 ही गारंटी हो गई, तो अनगारंटीड क्या, छोड़ो बस, जरूरत ही कोई नहीं है। अनगारंटीड कहां से आ गई? अनगारंटीड तो 0 है ना, कोई अनगारंटीड नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम 7 रुपए गारंटी करने थे, उसने पागल 10 कर गया गारंटी, ठीक है, सारे ही आने हैं, बिस्मिल्लाह लिखो, अल्लाह खैर जल्ला हो गई, बस बात तय हो गई, ठीक है, ठीक है। तो इधर देखें जी, जी तो यूजीआरवी 0 लेंगे ना, यही कहा था मैंने, लेकिन वो मैंने कहा था रुक जाओ जरा, सवाल आने दो, तो रुक जाना था ना वहां पे, नहीं सोचना था उसको। जी सही है, ये सारे कितने बच्चों के सारे ही सही थे, आखिरी में मसला आता है। अच्छा ये यहां से देख के सवाल कर रहे थे, मैं कहा पता नहीं इतना सोच लिया हजरत जी आपने खुद ही। अच्छा जी ये लेसर का फॉर्मूला लिख लें, किसी ने नहीं लिखा अभी तक तो ठीक है। अगर ओनरशिप विल ट्रांसफर है और जाए, ओनरशिप विल ट्रांसफर है, तो जब ओनरशिप में ट्रांसफर हो जाना तो फिर केड़ी रेजिडुअल वैल्यू हो, फिर बस वही है जो परचेज ऑप्शन तय हुआ है उसी के ऊपर ऐड करो,
डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस परचेज ऑप्शन प्राइस। और अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर हो तो फिर रेजुअल वैल्यू, क्यों, एसेट ने वापस आ जाना है लेसर के पास। ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर टू लेसी का मतलब लेसर के पास एसेट ने जब वापस आना है तो फिर उसने उसको बेचने के बारे में सोचना है। जब उसने बेचने के बारे में सोचना है तो फिर वो कहेगा, वो याद करो उससे कोई गारंटी तो नहीं करवाई थी, हाँ करवाई थी, जितने गारंटी करवाए फिर वहां पे वो उसकी अकाउंटिंग करता रहेगा। लेकिन हम तो ये सब कुछ स्टार्ट पे खड़े होकर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर अगर एसेट ने लाइफ के एंड पे, लीज टर्म के सॉरी एंड पे लेसर को वापस आ जाना है तो फिर मिस यूज की टेंशन की वजह से उसने गारंटी जो करवाया था वो फिगर, और अगर अनगारंटीड एक्सपेक्ट करता है रेजुअल वैल्यू ज्यादा आनी है तो अनगारंटीड और गारंटीड को अलग कर ले। दोनों ही लेसर के लिए रिसीवेबल हैं, चाहे वो गारंटीड हो चाहे अनगारंटीड हो। फर्क सिर्फ ये है कि गारंटीड जो है ये ब्लैक वाली सारी पेमेंट्स जो हैं ये कर रहा है लेसीज को, और ये बाजार से कोई भी बंदा दे देगा, ठीक है, सही है। इन दोनों को कंपैरिजन में भी देखना हो तो देख सकते हैं अब आप, ठीक है, फर्क समझ आ रहा है। बाकी सब सेम है, सिर्फ इसकी जीआरवी को देखते हुए थोड़ी सी वो एक एक्सपेक्टेशन वाला एलिमेंट आ जाता था, और यहां पे यूजीआरवी एडिशनल चीज आ गई है, बाकी तो फॉर्मूला सेम ही है, ठीक है। चलें जी, अब ऐसा करते हैं, अच्छा प्रैक्टिस 8 करते हैं। प्रैक्टिस 8 तो करना ही है, लेकिन मेरा दिल है जरा, मेरा दिल ना ऐसे बार बार उधर ही अड़ रहा है कि आपका पहला सवाल था लेसर का जिंदगी का और आपने उस पर टेस्ट ही नहीं लगाया, तो मुझे हजम नहीं हो रही बात। पेज 1 हमने जो पहला सवाल कहकर, उस वक्त तो पता ही नहीं था ना कि ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज भी कोई चीज अलग अलग होती है, ठीक है। हमने गैलेक्सी वाला सवाल किया और हमने उसके अंदर चुप करके वो फाइनेंस लीज वाली अकाउंटिंग कर दी, नोट में भी लिख दिया फाइनेंस लीज, अगले दिन नोट बनाया, तो हालांकि पता ही नहीं था फाइनेंस ऑपरेटिंग के टेस्ट क्या होते हैं, टेस्ट लगाए बगैर। वो मैंने लगा लिए थे टेस्ट, लेकिन आपने नहीं लगाए थे ना, लगा के देख लेते हैं, ठीक है। टेस्ट नंबर 1, पहले सवाल पढ़ लेना जल्दी से जी। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट गिवन है, अमाउंट रिसीव्ड गिवन है, 4 इंस्टॉलमेंट और गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू गिवन है। सबसे पहले तो ये जब भी आ जाए ना तो इसका मतलब लिख लिया करो, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर वाला केस है। ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर इसका मतलब ही होता है ना, ठीक है। या दूसरा इसका मतलब ये होता है कि एसेट लेसर अपनी किताबों से निकाल देता है, वो तो बाद की बात है। लेसर अपनी किताबों से निकाल देता है वो तो फाइनेंस लीज में आएगा, यहाँ पे तो अभी डिसाइड नहीं किया, अभी तो सिर्फ ये लिखा हुआ है गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। तो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू मानने का मतलब ही क्या है, एसेट ने यूजफुल लाइफ के लीज टर्म के एंड पे लेसर को वापस आ जाना है। ओनरशिप विल नॉट बी ट्रांसफर टू लेसी, ये समझ आ रही है। अच्छा, अब यूजफुल लाइफ गिवन है 5 ईयर्स और लीज टर्म कहीं गिवन है, ये 4 ईयर्स क्या है, लीज टर्म, ठीक है। अब नंबर 1 टेस्ट है जी, टेस्ट नंबर 1, क्या यूजफुल लाइफ क्या लीज टर्म के एंड पे लेसी को एसेट ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसी तो कोई बात नहीं लिखी हुई थी। दूसरा, क्या एंड पे कोई परचेज ऑप्शन है, वो उल्टा वो कह रहे हैं कि जीआरबी है, इसका मतलब तो पहले दूसरे दोनों का आंसर नो हो गया, ठीक है। नंबर 3, क्या लीज टर्म कितनी है, लीज टर्म सब्सटेंशियली इक्वल है इकोनॉमिक लाइफ के, वो तो गिवन नहीं है, तो यूजफुल लाइफ यूज कर लो। 5 × 100 क्या है जी, 80%। अब यहीं से ही इसका आंसर यस हो जाता है, ठीक है। लेकिन चलो जरा प्रैक्टिस करते चलें, ठीक है। नंबर 4, प्रेजेंट वैल्यू क्या निकली थी, कुछ याद है? प्रेजेंट वैल्यू क्या थी, सेम थी, 28.69 डिवाइडेड बाय 28 क्यों, ये क्या था, पीवी ऑफ एलपी डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू इनटू 100, याद है, ये वही किया हुआ है हमने, ठीक है ना। ये क्या है जी, आज लीज टर्म डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक लाइफ नहीं है तो मजबूरी से यूजफुल लाइफ इनटू 100, ये ऐसे निकला हुआ है, ठीक है। और ये क्या है जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट ओवर फेयर वैल्यू इनटू 100, ये ऐसे निकला हुआ है, ठीक है। क्या आंसर आया, ये 100% ही आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर भी यस। क्या एसेट स्पेशलाइज नेचर का है, नो। अब किसी एक का आंसर भी यस आए तो फाइनेंस लीज थी, ठीक है ना। अच्छा, पर्चे में क्या करेंगे, पर्चे में ना सबसे पहले नजर आ जाता है नॉर्मली ये वाला टेस्ट,
इतना एविडेंट होता है, सबसे पहले सामने ही नजर आ जाता है। लेकिन लेसर का सवाल देखो तो टेस्ट लगाए बगैर नहीं करना, याद रखना। अभी आपको लग रहा है सिर्फ एक ही लीज होती है लेसर की, कल शुरू करेंगे ना ऑपरेटिंग लीज, आपको लगेगा कि वो भी अच्छी खासी मजे की लीज है, वो भी टेस्ट करता है, कर सकता है, ठीक है ना। तो जब दोनों ही टेस्ट हो सकते हैं तो लेसर का सवाल आते ही आपने बड़े एहतियात के साथ 5 टेस्ट लगाने हैं। सवाल अगर कह दे, एग्जामिनर कह दे कि टेस्ट लगा के दिखाओ मुझे, तो फिर इस तरह से आपने बताना है टेस्ट 1 में अंग्रेजी थोड़ी बहुत लिख के, और वरना आज तक ऐसा हुआ नहीं है। वरना आपने क्या करना है, आपने टेस्ट को जबानी लगाना है, सवाल के अंदर जबानी लगाकर आपने फिर सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। नॉर्मली इससे ही पता लग जाता है, लेकिन आपकी तरतीब यही होनी चाहिए। नंबर 1 पे आप यूजफुल लाइफ वाला टेस्ट लगाएं, नंबर 2 पे ये वाला। इन दो में से आपको जवाब मिल जाया करेगा, दूसरों की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ा करेगी, ठीक है ना। ओके, देखो जीआरवी गिवन हो तो क्या एसिड किताबों में से नहीं निकल रहा? निकाल तो दिया था। बात समझिए, किसने सवाल किया? देखो भाई बात सुनो, फिलहाल हम टेस्ट लगाते हैं क्या ये फाइनेंस लीज है कि नहीं है। हालांकि एसिड ने लाइफ के एंड पे लेसर को वापस आ जाना है, स्टिल जिस दिन लीज पे दिया था एसिड किताबों में से निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि ये लीज फाइनेंस थी। यहां पर उसने कहा था वही सब्सटेंस ओवर फॉर्म है, चाहे एसिड वापस आ जाना है, ये देखो मेजर पोर्शन तो उधर ही गुजार आया। तो इसलिए फाइनेंस लीज में हमने कहा था कि एसिड विल नॉट बी केप्ट इन लेसर्स बुक्स, ठीक है। हालांकि लीज के एंड पे ये कंफ्यूज करते हो आप इस बात को, ठीक है। तो बात समझ आ रही है? पहले आप ये डिसाइड करो इंडिपेंडेंटली, ये मत सोचो लाइफ के एंड पे आ जाना है, ये है वो है। जीआरवी का मतलब ये होता है कि लाइफ के एंड पे एसिड ने वापस आना है। छोड़ो इस बात को, पहले टेस्ट लगाओ, टेस्ट लगा के डिसाइड करो फाइनेंस है या ऑपरेटिंग। ये अब डिसाइड हो गया कि ये क्या है, फाइनेंस लीज है, ऐसे तो नहीं नजर आएगा आपको, ये क्या है, फाइनेंस लीज है। तो फिर उसके बाद इसको डिस्कार्ड कर दो साइड पे, और अब इसकी तरफ आ जाओ। फाइनेंस लीज का मतलब क्या है? एसिड विल नॉट बी केप्ट इन लेसर्स बुक्स। निकाल दो एसिड को अपनी किताबों से। तो पहली एंट्री एसिड डेबिट कैश क्रेडिट, दूसरी एंट्री लीज रिसीवेबल डेबिट एसिड क्रेडिट, तीसरी एंट्री एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाओ तो कैश डेबिट लीज रिसीवेबल और इंटरेस्ट इनकम, और चौथी एंट्री डेप्रिसिएशन की नहीं, क्योंकि एसिड ही निकाल दिया। ये आप तरतीब समझ आई है? पहले सवाल को देख के क्या कहना है, टेस्ट लगा के डिसाइड करना है। फाइनेंस लीज है तो आप टेस्ट को साइड पे रख दो, ऐसे कोई कंफ्यूजन लेके आ रहा दिमाग के अंदर। फिर अगली बात, फाइनेंस लीज है तो उसकी अकाउंटिंग हमने सीखी हुई है, और ऑपरेटिंग है तो वो इंशाल्लाह कल सीखेंगे, ठीक है। चलें जी, अब आ जाएं जी प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 के 3 पे जी। क्या नहीं, लेसर की बुक्स में तो लेसी की बुक्स में तो राइट ऑफ यूज रिकॉर्ड हो रहा है ना। आप कहोगे कि हवा में एसिड, ऐसे ही है, अब क्या कर सकते हैं, ये सचमुच ऐसे ही है, वैसे क्या कर सकते हैं। एक ही किताबों से निकल गया, दूसरी किताबों में एसिड नाम से नहीं आया, लेकिन राइट ऑफ यूज तो पड़ा है ना, वो वही एसिड ही पड़ा था ना, उसी का नाम रखा था, लीज एसिड का नाम राइट ऑफ यूज रखा हुआ था, ठीक है यार। मैं जज्बात में आगे ज्यादा आगे निकल गया हूं। कहां प्रैक्टिस क्वेश्चन? जी, कॉस्ट ऑफ एसिड, कॉस्ट ऑफ एसिड है जी 222839। इंसेप्शन ऑफ लीज है 1 जनवरी 10 पे, और रेट है 10%, और ठीक है। लीज पीरियड 5 साल है, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पेबल इन एडवांस। ये सवाल सिर्फ इसलिए कर रहे हैं हम, वरना कल वाला ही सवाल है, ठीक है। जीआरवी गिवन है अलग से, यूजीआरवी गिवन है अलग से, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। टेंशन हम लेके आए, आगे आए तो आसानी मिल गई। जीआरवी अलग है, यूजीआरवी अलग है, तो टोटल वाली रेजल वैल्यू सोचने की क्या जरूरत है, बेलने में बाजू देने की कोई जरूरत नहीं है। रेजल वैल्यू एक्सपेक्टेड क्यों सोचनी है आपने जीआरवी अगर निकालना चाहो तो दोनों को ऐड कर लो, फिर साथ में लिया ना, लेकिन क्या जरूरत है, हम टोटल रेजल वैल्यू को थोड़े निकालते थे, हमें तो जीआरवी और यूजीआरवी अलग अलग चाहिए होते थे ना, वो हुए पड़े हैं अलग अलग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी कैलकुलेट करो प्रेजेंट वैल्यू, लीज पेमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और अनअर्न्ड। ये कोई काम है करने वाला, हम तो सब कुछ ही करेंगे, ठीक है। देखें, प्रिपेयर करेंगे जर्नल एंट्रीज, फिर बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, फिर बनाएंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, क्योंकि इस सवाल में जीआरवी और यूजीआरवी दोनों जो आ रहे हैं, तो फिर नोट के अंदर थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलें शुरू करते हैं इस सवाल को।
जी वर्किंग वन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डाउन पेमेंट कोई है? एनुअल इंस्टॉलमेंट पेबल इन एडवांस है ना, डाउन पेमेंट तो नहीं है। हाँ है, अच्छा सॉरी डाउन पेमेंट इज मतलब है 10,000 डाउन पेमेंट प्लस रेंटल कितना है और लीज टर्म, वो बेटा वो प्लस करेंगे जब रेंट वैल्यू निकालनी, फिलहाल टोटल लीज पेमेंट निकाल रहे हैं 5 साल है। उसके बाद ये तो आ गए रेंटल्स प्लस जीआरवी 4,000। देखो ये देखो इसको पता है क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लीज पेमेंट्स। क्या कहा जाता है? इसको कह नहीं सकते लीज पेमेंट्स। देखो लीज पेमेंट का फॉर्मूला क्या था? जो लेसी की किताबों के अंदर लीज पेमेंट का फॉर्मूला आता था वो क्या था? याद करो, बताओ। नहीं याद करोगे तो मैंने ओपन कर लेना वो। बोलो डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी इन केस ट्रांसफर हो जानी है ओनरशिप, ट्रांसफर नहीं होनी है ओनरशिप लेसी को, ठीक है ना। तो फिर लेसी ये वाले 3 कैश फ्लोज लिखता था, याद है? देख लो अभी दिखाया था आपको। डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी, ठीक है। तो इसको लीज पेमेंट कहा जा सकता है, ठीक है। और प्लस 3,000 है, ये 3,000 क्या है जी? ये यूजीआरवी, ओके। अच्छा ये ना अलग अलग आज नहीं काम आने, ये इंशाल्लाह मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर एक चीज़ आ रही है आने वाले दिनों में, वहाँ पे काम आएगा, लेकिन अलग करना सीख तो लें हम, ठीक है। इतनी बहस जीआरवी यूजीआरवी की इसीलिए कर रहे थे हम, ठीक है। तो ये फार्मूला टोटल अभी मैंने लिखवाया था आपको, ठीक है। फार्मूला क्या था? डाउन पेमेंट प्लस, बल्कि यूँ लिख देता हूँ मैं एक बार फिर से, चलो शेयर एक बारी फिर जी। डाउन पेमेंट प्लस रेंटल्स प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी, ठीक है, ओके। तो अब लिख लेते हैं आगे। डाउन पेमेंट कितनी है जी? 10,000। रेंटल्स हैं 50,000 इंटू 5, जीआरवी है 4,000 और यूजीआरवी है 3,000। तो ये बेटा ये ना आगे जाके बहुत काम आने वाली चीज़ें, दोनों को अलग करना पड़ेगा। हम फिर जब वो मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर करेंगे ना तो उस वक्त तो फिर हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी अलग निकालेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी अलग अलग रखेंगे, एंड तक अलग अलग रखेंगे और फिर एंड पे टोटल किया करेंगे, ठीक है ना। आज जरूरत नहीं है, आज जाने दो। नेट इन्वेस्टमेंट इधर देखो भाई, डाउन पेमेंट को तो कुछ ना कहो, 50,000 में भी पहले वाले को कुछ ना कहो। क्यों? सवाल है एनुअल इंस्टॉलमेंट पेबल इन एडवांस, ठीक है। तो 10,000 तो वैसे ही डाउन पेमेंट था, पेमेंट जो डाउन नीचे होगी, पेमेंट गिर गई, ठीक है। और दूसरा 50,000 भी उसी दिन वहीं फेंक के जाना पड़ेगा। तो ये तो दोनों ही डिस्काउंट नहीं हुए, प्लस अब रह गए बाकी 50,000 के 4, 1 माइनस 10% है, -4 करूं उस पे टाइमलाइन पे बनाऊं इसको? एडवांस में है ना, तो एक तो खड़ा हुआ है आज ही, ठीक है। अब 5 साल में हर साल के पहले दिन ऐसे ही होना है, तो फिर 5वें साल के भी पहले दिन आ जाना है ना। तो इसका मतलब जो बाकी रह गए हैं उनको चेक कर लें। -4 ओके, अच्छा चल, -4 डिवाइडेड बाय 0.1, ठीक है जी। उसके बाद 4,000 जो रह गया है, ये 4,000 को 1.1 रेज़ टू पावर -5 करना। 4 वालों होश करो, ये नजर आ रहा होगा, हाइब्रिड वालों नजर आ रहा है? जरा तंग हो गया, जरा मैं बोल रहा हूं, देख लो इधर। 10,000 जमा 50,000 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज़ टू पावर -4 डिवाइड बाय 0.1 प्लस 4,000 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -5, ठीक है। इसके बाद ये 3,000 जो है ये भी सिंपल डिस्काउंट होगा, ठीक है, इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -5। अच्छा दिख ही रहने दो मुझे, पता है क्यों? मैंने एक चीज़ आपके साथ आज कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। वो चीज़ क्या है? वैसे ज़रा 1 2 3 4 और 5 ये है ना लीज टर्म, ठीक है। सबसे पहले डाउन पेमेंट इस दिन आ गई 10, फिर रेंटल्स हैं एडवांस में कितने 50,
50, 50, 50 और 50। ये देखो, ये डाउन पेमेंट हो चाहे ये रेंटल है, ये किस दिन आ रहा है? पहले दिन, पहले दिन, अगले साल के पहले दिन, अगले साल के पहले दिन, अगले साल के पहले दिन। ठीक है, किस दिन लीज शुरू हुई? किस साल में? किस साल में? 10 में। 10, 11, 12, 13, 14, ये वाले हो गए साल। और रुके ना, रुके ना, रुके ना मतलब कि रुके ना वाली नहीं मैं कह रहा हूं, रुके ना प्लीज, ये कह रहा हूं मैं। ठीक है, अच्छा, रुके ना, आगे शुरू ही हो जा रहे हैं फिर। सुने, उसके बाद अगली चीज जीआरवी है, बोलो जीआरवी है, जीआरवी को गवाच गया सवाल, गवाच गया सवाल जी। जीआरवी है, जीआरवी किस दिन आएगी? ये देखो कितना, 4000, और यूजीआरवी ये भी इधर ही 3000। अच्छा, जब लेसी के सवाल में परचेज ऑप्शन आता था, या लेसर के सवाल में ही, लेसर के सवाल में ही ओनरशिप विल ट्रांसफर में परचेज ऑप्शन आएगा, तो वो कहां पे आएगा? तो एक बात जिंदगी में याद रखना कि चाहे परचेज ऑप्शन हो, चाहे जीआरवी हो, चाहे यूजीआरवी हो, हमेशा लीज टर्म के एंड पे प्लॉट हुआ करेगी। ठीक है, ये जरा मुझे आपको याद करवानी थी, ये बात याद रखनी है। अच्छा चलो, अच्छा जी, ये बात बहुत काम देने वाली है। छोटी छोटी बातें बंदा सीखता जाता है, फिर बाद में जाके वो काम देती हैं जी। तो नेट इन्वेस्टमेंट ना मुझे टोटल ही बता, ओह ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो लिखी नहीं, 267,000 ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है जी, तो नेट इन्वेस्टमेंट आ गई 222,840। अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम में कितनी है जी? ऐसे करेंगे ना, 267,000 ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, 222,840 ये नेट इन्वेस्टमेंट है, तो इंटरेस्ट 160 कहीं काम ही आ जाता है। ठीक है, अच्छा इधर देखो, दिस इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, दिस इज नेट इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज इंटरेस्ट। वो भी कौन सा? यकम जनवरी पे खड़े होकर प्रेजेंट वैल्यू निकाली है ना, नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और यकम जनवरी पे खड़े होकर तो ये सारे का सारा इंटरेस्ट ही क्या है? अनअर्न्ड। ओके, अच्छा वर्किंग 2 जो है वो जरा जल्दी से करें, फिर मुझे बाद में सॉल्व करवा दीजिएगा। डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस, और शुरू करेंगे इसको हमेशा नेट इन्वेस्टमेंट से। कोई प्रेजेंट वैल्यू हो कितनी है? 222,840। यकम जनवरी 10। जल्दी करो। जी एडवांस है। इसी दिन यकम जनवरी 10 को आपका 10,000, खैर जो पूरा नहीं आ रहा है लो जाओ, 10,000 प्लस 50,000 जी, 60,000 इस दिन पे होने। ठीक है, बाद में देखते हैं। फिर यकम जनवरी 11 को 50,000 होगा, यकम जनवरी 12 को 50, यकम जनवरी 13 को 50 हो गया, एक रहता है, यकम जनवरी 14 को 50, 50 50 अच्छा सॉरी 31 दिसंबर 2014 जी,
4000 अलग अलग लिखो जरा, अच्छा होता है, जमा 3000। ठीक है जी, 7। मुत्तफिक है यहां तक? चलें फिर इंटरेस्ट जल्दी से बताएं। 1628 मारना तेरे कान थले, यकम जनवरी को कौन सा इंटरेस्ट? तो मैं जहां खड़ा हूं देखो तो सही, पहला नहीं लिखवाना। नहीं नहीं नहीं, आई विल मैनेज। सारे ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪੈਂਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। 162840 डन जी। अब इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% है जी। 16284 33716 129124। एक मिनट जरा इसको, 33716 था ना, लाइनें नहीं लगनी फिर, और 16284। ठीक है ये, अच्छा ले जी। अब 129 124 पे लगाओ 10%, तो 12912 088 036। नेक्स्ट 9204। नेक्स्ट 41 नहीं है जी, 40। अच्छा उसने कहा चलो मैं भी बोल दूं, 9 आ गया, ये नहीं देख रहा 9200 है। 4140 हाँ 796 240। नेक्स्ट 5124 4487 6364 630 6364। ठीक है, चलिए अब 1 मिनट आपके पास इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाएं। ये पहले साल की बनाएं ताकि मैक्सिमम चीजें आए। 10 और 11, हाँ पहले 2 साल की इनकम स्टेटमेंट 10 और 11, बैलेंस शीट 10 और 11। 1 मिनट है आपके पास, चलो 2 मिनट ले लो बस, इससे ज़्यादा नहीं प्लीज़। ये ना बनाओ ना, ये बाद में भी नोट हो सकता है, तस्वीर भी खींच सकती है, यहीं से देखकर बना लो बस। अच्छा चलो छोड़ो, आप परेशान हो रहे हो, पहले एंट्रीज कर लेते हैं, लेकिन 1 ही साल की करूंगा मैं बस, 2 साल की नहीं करूंगा। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010, यकम जनवरी 10, बोले बोले मैंने मारना है। यकम जनवरी 10 को एसिड खरीदा है, एसिड डेबिट, डेट नहीं लिखी हुई, बाद में काटेंगे। एसिड डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 22238 2222840 है, 2222840। पता नहीं है उनको समझ भी आया अब नहीं, इतना ऐसे ना करें। 2222840 2222840। ठीक है जी। नेक्स्ट, यकम जनवरी 10 को ही लीज रिसीवेबल डेबिट और कैश एसेट क्रेडिट 2222840 से। अच्छा सुने, फेयर वैल्यू पर बाजार से खरीदा था, फेयर वैल्यू पर ही ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। लेकिन इसको मैंने फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करना, इसको हमेशा नेट इन्वेस्टमेंट में मैंने रिकॉर्ड करना है। अब नेट इन्वेस्टमेंट जाकर देखो कितनी है, 2222840 है, नहीं फेयर वैल्यू के बराबर। मैं फेयर वैल्यू नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा ये नेट इन्वेस्टमेंट है 2222840। बदतमीज आगे आगे इस वक्त एंड हुई होती है रोजे साथ ऊपर, तो ये छोड़। ओ यार 1 रुपए का फर्क ही है ना, ये देखो 2222840 ही तो लिखा हुआ है हमने।
ठीक है, क्वेश्चन में कोई बात नहीं, खैर है 1 रुपए की, वो यहाँ पे राउंडिंग आ जानी थी। ठीक है, बराबर है, बराबर राउंडिंग का डिफरेंस है जी। चले, मैं क्या पता नहीं की कह रहे हैं। उसके बाद भाई इसी दिन कैश डेबिट और लीज रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? 60,000 से। और बस, और तो कोई एंट्री नहीं होनी। ऐसा ही है, यानी इस पूरे साल में इंटरेस्ट कमाया ही नहीं इन्होंने। ओ, यानी कि जो यकम जनवरी 10 से यकम जनवरी 11 के अरसे का इंटरेस्ट नजर आ रहा है, दरअसल वो 31 दिसंबर 10 तक का है ना। तो यकम जनवरी 11 को पे हो रहा है, तो 31 दिसंबर 10 पे ये पेएबल था लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लेसर का ये रिसीवेबल है। उसका एक्सपेंस था, इसकी ये इनकम है। इसने ये कमा लिया है, क्योंकि हमने इनकम रिकॉर्ड करनी है जब हमने उसको अर्न कर लिया है। ठीक है, अगर गुड्स के सेलर हैं तो जब गुड्स डिलीवर कर दें तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें। अगर सर्विसेज वाले हैं, जैसे एसेट दे रखा है किराए पे, तो जब सर्विसेज 1 साल रेंडर कर ली तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, इनकम रिकॉर्ड करें। ठीक है, तो फिर इंटरेस्ट इसने कमा लिया है, इंटरेस्ट रिकॉर्ड भी करवा दें 31 दिसंबर 2010 पर लीज रिसीवेबल की तरह से। इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने से जी? ठीक है, चलें 2 साल की इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट है तो 2 साल की एंट्रीज भी कर लेते हैं, और एंट्रीज इधर ही बढ़ा लो क्योंकि इधर बैलेंस शीट और नोट इंशाल्लाह बन जाएगा जी। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 11, पहली एंट्री नहीं होगी, दूसरी एंट्री नहीं होगी, तीसरी एंट्री भी नहीं होगी, चौथी एंट्री जाकर हो रही है। लेकिन उससे पहले ज़रा ध्यान से देखो, यकम को एक रिसीट भी तो हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं आमने सामने एंट्रीज कर रहा था तो मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी होती, लेकिन आमने सामने एंट्रीज ना करनी थी आज। ठीक है, तो यकम जनवरी 11 को एक किस्त आई है, तो पहले उसको रिकॉर्ड करो। यकम जनवरी 11 जी, कैश डेबिट 50,000 से, 50,000 से कैश डेबिट 50,000 से। लीज पता नहीं कहाँ है रोजा, तो आपको क्यों लगा हुआ पता नहीं बैठे बैठे। लीज रिसीवेबल क्रेडिट बोले 3371 और इंटरेस्ट इनकम फिर दोबारा रिकॉर्ड कर लें, 2 बार इनकम रिकॉर्ड करें 162। नहीं, पिछले साल के एंड पे ये इनकम रिकॉर्ड हो गई थी, लेकिन उस दिन रिसीवेबल था, आज ही अगले ही दिन क्या हो गया, रिसीव हो गया। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल कितने से क्रेडिट जी? 16284। तो ये मत कहना इस साल का इंटरेस्ट रिकॉर्ड हुआ है, ये पिछले साल वाला इंटरेस्ट इस साल के पहले दिन पे हुआ है। इस साल के आखिरी दिन जाके तो फिर वही मुसीबत होनी है, क्योंकि एडवांस यू नो। तो 31 दिसंबर 2011 पर इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने से? 12912। ठीक है जी, इसको जरा स्मार्ट कर लेना। अगर 222840 बड़ी सारी जगह बच जानी है। समझ तो आप रही होंगे, आप मैं अब क्या कह रहा हूं, है ना। इधर जगह बच जाए जितनी हो सके, हैं। चलो जी, सारा कुछ यहाँ पे फिर फटाफट बन जाएगा। नोट बनाने से पहले मैंने छुट्टी नहीं देनी, खबरदार किसी ने कहा टाइम हो गया, जिसने कहा मैं कल भी नहीं बैठने दूंगा उसको क्लास में। आई एम वार्निंग यू। इंग्लिश इज कमिंग आउट ऑफ माई माउथ सो फास्ट। अच्छा चलो, अच्छा जी,
इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं जी। तो नाम शाम लिखते हैं ना आप, बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने लिख दिया, ठीक है। और इधर डेप्रिसिएशन आएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, सिर्फ इंटरेस्ट इनकम आएगी। 31 दिसंबर 11, हाँ बन जाएगा 31 दिसंबर 10, ठीक है जी। एडवांस का सवाल है, तो 10 वाले साल का इंटरेस्ट 10 के सामने नहीं, 11 के पहले दिन वाली पेमेंट के सामने नजर आ रहा है, तो 16284 और ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स में लीज रिसीवेबल आएगा और करंट एसेट्स में करंट पोर्शन ऑफ लीज रिसीवेबल आएगा। और इंटरेस्ट रिसीवेबल क्यों आएगा? एडवांस का जो सवाल है, ठीक है। अच्छा, सिर्फ करंट नॉन करंट की बाइफरकेशन के लिए लाइन को यूज किया करो, वरना ना तो आपको मैंने इंटरेस्ट इनकम देखते हुए कभी कहा है या एक्सपेंस देखते हुए कि आप लाइन लगाओ, ना ही आपको इंटरेस्ट पेबल या इस वक्त रिसीवेबल के केस में आपको ये करना चाहिए। बस दिमाग को लड़ाएं, ठीक है। 10 के साल के एंड पे खड़े हैं, 10 के साल का इंटरेस्ट 10 की शाम को पे नहीं हुआ, तो फिर वो 10 की शाम को क्या है, मतलब उसकी तरफ से पेबल है, इधर से क्या है रिसीवेबल। कितना? 16284। मैंने नहीं कहा कि ऊपर वाला उठा के लिख लो, क्योंकि आप देख चुके हैं क्वार्टरली वाला सवाल एक बार आया था हमारा, गड़बड़ हो गई थी। हम ये नहीं कह सकते कि जो इधर नजर आ रहा है वही नहीं पे हुआ सारा लिख दो, ये तो फिर गड़बड़ है ना। आपको कॉन्सेप्ट पूरा होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि क्वार्टरली या मंथली या सेमी एनुअली आ जाए तो फिर इनकम स्टेटमेंट पड़ा हुआ इंटरेस्ट ही नहीं रिसीवेबल होता, कुछ रिसीव हो चुका होता है, कुछ रिसीवेबल होता है, ठीक है। और 11 के साल के अंदर भी ऐसे ही 12912। अच्छा जी, अब 10 के साल के अंदर अगर हमने 10 के साल की बैलेंस शीट बनानी है तो 10 के साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा देंगे, ठीक है। ओके, अब लाइन के नीचे सब पेएबल है, ऊपर पेड है, ठीक है। तो करंट 33716 और 129 124 नॉन करंट, 33716 और नॉन करंट है 129,124। नेक्स्ट, अगले साल में मूव कर गए, अब तो आदत होगी ना इसकी लीज की, है ना, हर चीज फटाफट हो जाती है अब जी। 11 के साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें, 37088 करंट और ये सब ऐड कर लो या 92036 ले लो, 92036, ठीक है जी। ओके, नोट 10 का ही बना लेते हैं ताकि मैक्सिमम कवर हो जाए एरिया। 11 में तो कम हो जाएगा ना एक साल, ठीक है। तैयार है आप लोगों का, मतलब तैयार है आप लोग? खैर हम तो खुद तैयार हैं सर, वी आर एरोप्लेन्स, डोंट यू नो? आई नो। अनाउंसमेंट करनी है, अच्छा सब्र करना है, फिर अनाउंसमेंट करने के लिए सब्र करना पड़ेगा, ठीक है। मेरी बारी, अच्छा जी। अब इसके ना नोट के अंदर ही बस थोड़ा सा मसला है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि यूजीआरवी भी आ रहा है, ठीक है। तो नोट बनाते हैं, पहले मैच्योरिटी एनालिसिस बना लो जल्दी से, वो तो आप खुद बना सकते हो, शाबाश, ठीक है, वो तो कॉमन सा ही है जी। सिर्फ 10 का साल, 10 का साल का सिर्फ नोट बना रहे हैं हम, 11 का ना बनाए। 10 के साल में मैक्सिमम आ जाएगा ना,
जी बच्चों बना सके सब मैच्योरिटी एनालिसिस? चलें, अब जो गलती होनी होगी सबकी होगी, इसलिए देखें, सबकी तवज्जो इधर हो। सबने बना लिया है ना पूरा? एक जिन्होंने नहीं बनाया जाती की है उन्होंने, ठीक है ना, बना लिया सबने पूरा। चलें अब इधर देखें। सबसे पहले जी हम क्या करेंगे, हम 10 का, ये नोट किस साल का बना रहे हैं? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। तो 10 की पेमेंट के नीचे लैंड लगा दो, ठीक है। और एक 10 के साल के एंड पे खड़े हो ना, तो 11 वाला 1, फिर 2, फिर 3 और ये 4, तो 4 बनाने हैं बैंड्स, ठीक है। तो लेस देन 1 ईयर, अच्छे सब्र कर जाओ, मैं लेस देन 1 ईयर लिख लूं, तुम लोगों की टेंशन लिखा ही नहीं जा रहा। लेस देन 1 ईयर 50,000। इसका क्या करें, इसको थोड़ा स्मार्टली करता हूं मैं, ठीक है। 10,000 प्लस 50,000, ठीक है। ये ऐसे किया हमने 1 जनवरी 2010, ठीक है ना। जरा मुझे जगह चाहिए था, थोड़ा सा 50 तुम अब इधर आ जाओ जी। 50,000, फिर 1 to 2 years 50,000, 2 to 3 years 50,000 और 3 to 4 years जी 50,000 जमा 4,000। ये तो मैं बताना चाह रहा था आपको, ये गलती हुई आपसे। मुझे एक बात बताइए, ओ आ करने से पहले सुने। कल हमने इस टोटल को एक नाम दिया था, टोटल, हाँ, टोटल लीज रिसीवेबल, यानी कि लीज के एग्रीमेंट से तो ये रिसीव होना था, ये यूजीआरवी तो बाहर के किसी बंदे ने पैसे देने हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर यूजीआरवी सवाल में आ जाए तो, ठीक है ना। आपने मैच्योरिटी एनालिसिस बनाते हुए यहां पे 54,000 लेना है, सिर्फ 54,000, ठीक है। और यहां पे आपने लिखना है फिर कि ये है रेंटल और जहाज क्रैश हो गया, ये क्या है? जीआरवी, ठीक है। तो इसलिए तो इसका नाम हमने रखा था कल टोटल लीज रिसीवेबल। क्या लिखा था जी? टोटल लीज रिसीवेबल, ठीक है जी। कितना? अच्छा, कितना? 204। ओके, कैसा लगा फिर मैच्योरिटी एनालिसिस? ये तो हम बना ही लेंगे। अच्छा, जिसको ये पता पर्चे में ना लगे, ये पता ना लगे, तो क्या हो जाएगा? नंबर सारे कट जाएंगे? नहीं, वो 0.5 या 1 मार्क जो कटना है इसका कट जाएगा बस, ठीक है। अच्छा, आगे जी, आगे रिकॉन्सिलिएशन, ठीक है जी। सबसे पहले इसमें क्या लेंगे? यही टोटल लीज रिसीवेबल 204,000। यहां पे करना है वो ऐड यूजीआरवी, ठीक है। क्योंकि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में तो ये इस एसेट से आना तो ये 3 भी है, ठीक है। बस लेसी के साथ जो अरेंजमेंट है उसमें सिर्फ 4 आना था, ये 3 कहीं और से आना है। पर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में ये भी शामिल है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या? जो टोटल इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिसके ऊपर वो रिटर्न सारा कुछ पड़ा हुआ है, सारे पैसे, जो पैसे खर्चे हैं और जो आने हैं इस एसेट से रिलेटेड, तो वो हमने कहा लेसर को ये भी मिलेगा। कितना? 3,000 और इनको मिलाओ और 207,000 लिखो, ठीक है। ये क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसमें से लेस क्या करना है? 207,000 जी। लेस कर दें इसमें से अनअर्न्ड फाइनेंस इंटरेस्ट ही लिख लो, इंटरेस्ट इनकम में, ठीक है। हाँ जी, तो कितना अर्न्ड? कख नहीं अर्न्ड। कितना अर्न्ड? कख नहीं अर्न्ड। कल आएंगे
वो कल लाइन के ऊपर, मेरे पास तस्वीर नहीं है, कल लाइन के ऊपर ई था और नीचे यूई 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 थे। कायम रहो मेरी बात पे। हाँ क्या एडवांस का सवाल है। 10 के साल का इंटरेस्ट 10 में कमा लिया हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस चीख चीख के कह रहा है। यहां पर तो सिर्फ वही आता है जो अर्न हो चुका होता है, तो ये कमाया जा चुका है। ये सिर्फ नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि एडवांस का सवाल है। 11 के साल के पहले दिन ये रिसीव होना है। तो ये जो 10 के साल के एंड पे रिसीवल रिकॉर्ड किया था, ये इनकम क्रेडिट की, रिसीवल डेबिट इनकम क्रेडिट, तो ये कमा लिया है तो तभी एंट्री की ना। जैसे सेल वो जब गुड्स बेच लेते तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट की एंट्री तब करते थे। इनकम कब रिकॉर्ड कर रहे हो? जब कमा लिया हुआ है। तो अर्नड है, आज लाइन से नीचे पड़ा हुआ, ठीक है। तो ये अर्नड है और बाकी सारे अनअर्नड, ठीक है। ईयू ईयू नहीं, यू ईयू 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 RSRI। हाँ याद आ गया मुझे, एक लड़का था हमारा स्टूडेंट जी। एक मिनट ठहर जाओ, तस्वीर खिंचवाता हूं मैं। इधर देख लो प्लीज प्लीज, अभी मुकम्मल ही ना हो यार, एक ही बार तस्वीर कहना। इधर देखो, मुझे पता है 12912 लाजमी लिखो। 12912 प्लस 9204 प्लस 5124 प्लस 636 टोटल 27,876। ये लो भाई। अच्छा सुने, दूसरा तरीका भी इसका, जरा दूसरा तरीका भी आजमा ले जल्दी से। टोटल अनअर्न्ड है 44,160। इतने ज्यादा टोटल करने की बजाय 44,160 में से माइनस करो 16,284। सेम आ रहा है, टाइम बच सकता है। अभी रजिस्टर बंद करने का किसी ने बोला है? हद हो गई। अभी उन्होंने अनाउंसमेंट करनी है, पिछले 15 मिनट से वेट कर रहे हैं, वो सुन के जानी है आपने, पता नहीं क्या कहना है उन्होंने। अच्छा जी, क्वेश्चन है कोई हाइब्रिड में? अच्छा ले भाई बताएं। 179। दिस इज कॉल्ड नेट वाली इन्वेस्टमेंट। और कल हमने इसको मैच किया था, ऐसे ऐसे गए थे। असल में ना एडवांस का सवाल है ना, सब कुछ वक्त बदल देता है, जज्बात बदल देता है, देखो है सब कुछ ही बदल देता है। परेशान नहीं होना। सुनो अब, सुनो 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 सुनो। असल में ना डीप डाउन जाकर सोचें तो सिर्फ ये रिसीवेबल नहीं है, बल्कि 31 दिसंबर 10 पर ये भी अभी रिसीवेबल है। रिसीव अभी नहीं हुआ, ये भी अभी क्या है? रिसीवेबल है। तो आप इनको जरा टोटल करके देखें। तो अगर आपने खामखा में करना ही है रेकंसाइल, जो कि पर्चे मैंने कहा था करने की जरूरत नहीं है, खामखा आपने अगर इसको करना ही है मैच, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो उसके बराबर आ जाया करेगा। ठीक है, ओके। लो भाई, होमवर्क लिखा हुआ है, सवाल कौन सा करना है, बस वो कर लेना। अल्लाह हाफिज।